2 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्सव का माहौल बना दिया। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत नाच गाने और ढोल ताशे के साथ किया। प्रधानमंत्री ने भी ढोल पर हाथ आजमाए। होटल के बाहर लोगों ने प्लकार्ड और पट्टे के साथ पीएम का स्वागत किया। वहां एक महिला ने पीएम मोदी के हाथ में राखी भी बांधी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के निमंत्रण पर पीएम मोदी सिंगापुर गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता भारत सिंगापुर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रेसिडेंट, बड़े लीडर्स और बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के साथ विस्तृत चर्चा की। इसमें दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने, ट्रेड बढ़ाने और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने सुल्तान के साथ आसियान से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हाई कमीशन के नए भवन का उद्घाटन भी किया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे को ऐतिहासिक बताया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के 40 साल पूरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। और अब बात करते हैं मार्केट की। बाजार की 13 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। हालांकि खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकवरी मोड में रहा। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। सेंसेक्स 203 पॉइंट गिरकर 82,353 पर और निफ्टी 81 पॉइंट गिरकर 25,199 पर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज के बाजार की बड़ी बातें क्या रही? देखिए, अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो ग्लोबल संकेत जो खराब थे, येस्टरडे डाउ जोन्स में एक बड़ी गिरावट थी, नास्डैक में बड़ी गिरावट थी और आज जापानीज मार्केट में भी गिरावट थी। उसके चलते बाजार एक गैप डाउन के साथ खुला, लेकिन लास्ट 1 घंटे जो ट्रेड का था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रिकवरी लगभग 100 पॉइंट निफ्टी पे आपको देखने को मिली। ज़्यादातर बाइंग एक्शन आपको फार्मा शेयरों में देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनियों में खरीदारी का माहौल था, क्योंकि क्रूड के दाम में लगभग हमने 4% की गिरावट देखी। तो कच्चे तेल की गिरावट के चलते हमने बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन देखा। अगर हम बात करें सेक्टर्स जहां थोड़ी बहुत वीकनेस थी, वहां आईटी और खास करके जो तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, यहां थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। तो ये भी बता दीजिए यतीन की सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा आज? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली जो क्रूड के बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं, यहां हमको खरीदारी देखने को मिली। खास करके एशियन पेंट में लगभग 2.5% की तेजी। HUL, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी 1% का आपको तेज रुझान देखने को मिला। लूजिंग साइड पे अगर हम देखें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स और गैस स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत मिली। विप्रो की बात करें, ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ दबाव था। मेटल्स में से हिंडाल्को और कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत गिरावट का माहौल रहा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको मजगांव डॉक, यानी जो येस्टरडे डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स का ऐलान हुआ, उसके बाद स्टॉक में आज भी लगभग 7% की तेजी। बायोकॉन, प्रेस्टीज एस्टेट्स और क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से HPCL में खरीदारी आपको देखने को मिली। लूजिंग साइड पे ऑयल इंडिया था, फोर्टिस हेल्थकेयर था, फेडरल बैंक, मॉर्गन स्टैनली के डाउनग्रेड के बाद स्टॉक में लगभग 3.5% की गिरावट और इसके साथ BHEL में भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग दबाव देखने को मिला। अगले 15-20 साल तक मार्केट में रिटेल निवेश बढ़ेगा, ये कहना है हेक्सागन पार्टनर्स LLP के डायरेक्टर तुषार प्रधान का। CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में तुषार प्रधान ने कहा कि भारत की मार्केट अब मैच्योर हो रही है और भारत में इक्विटी कल्चर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल सुपर साइकिल जब चलता है तो ये उससे ज्यादा ये शब्द को लागू होता है, मगर ग्लोबली ऐसे कोई संकेत नहीं है जिससे कि हम कहेंगे कि आगे जाके सुपर साइकिल बन सकता है। मगर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, especially in certain areas where either there is China plus one strategy या डोमेस्टिक डिमांड ही ऐसे बढ़ेगी और पेनिट्रेशन जहां से बढ़ता है किसी सेक्टर में, उससे आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल की तरफ से ये 2-3 साल ऊपर रह के नीचे आएगा, ऐसा नहीं मान सकते और ये सुपर साइकिल बन सकता है। सुपर साइकिल जनरली बिटवीन 7 to 8 years लास्ट होता है और ये काफी स्ट्रांग होता है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। तो ये सब कहना एज अ मार्केट काफी स्ट्रांग होगा इस समय
मगर मैं समझता हूँ कि इंडिया इज प्लेस्ड इन अ यूनिक, कोई भी मार्केट सेंटिमेंट में गिरावट या ऐसी कोई सेंटिमेंट का अभाव हो जाए तो मैं समझता हूँ ये कंपनीज उस वैल्यूएशन रिस्क से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। और बाजार को इंतजार है बजाज हाउसिंग के आईपीओ का। 6,560 करोड़ का ये आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा। इस आईपीओ में कितना दम है और इससे हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में कितना बढ़ेगा कंपटीशन, इसकी एनालिसिस बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। एक मेगा आईपीओ की तैयारी कर रहा है बाजार, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की कि क्या ये एचडीएफसी लिमिटेड बनेगा नेक्स्ट, लेकिन नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले कुछ आंकड़े, पहले आईपीओ से रिलेटेड। आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा, 11 सितंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 66 रुपये से लेके 70 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू में आपको ये जो प्राइस बैंड है वो तय होता हुआ दिखाई पड़ा है। साइज करीब 6,560 करोड़ रुपए का इस आईपीओ का। फ्रेश इशू 3560 करोड़ रुपए और ओएफएस करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बाइफरकेशन है इस पूरे आईपीओ का। इम्प्लाइड मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड पे करीब 58,297 करोड़ रुपए के आसपास और लोअर एंड पे करीब 54,900 करोड़ या मोटा मोटा के लिए 55,000 करोड़ रुपए के आसपास ये मार्केट कैप बैठेगी। हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज है, जो हाउसिंग फाइनेंस का मौजूदा एयूएम है वो रफली 97,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आखिरी एचडीएफसी लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें 5 लाख करोड़ की उन्होंने एयूएम मेंशन किया था अपना, जब मर्ज होने से पहले। इसके अलावा भी ब्रेकअप है। 57.5% के आसपास का होम लोन कारोबार से इनको आय आती है। लीज रेंटल कारोबार से 19.5% के आसपास, डेवलपर फाइनेंसिंग से करीब 11% के आसपास और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रफली 10% के आसपास के रेवेन्यूज इनको आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी ग्रोथ इनके हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के एयूएम में देखिए पिछले 4 साल में। FY 22 में करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर था। FY 23 तक आते आते 70,000 करोड़। FY 24 में रफली 92,000 करोड़ रुपए के आसपास नंबर और पहली तिमाही जो FY 25 की है उसमें 97,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइज ये कंपनी स्टैक्ड अप है, बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में थोड़े बेटर साइड पर। बजाज हाउसिंग करीब 4% के आसपास के एनआईएम, LIC हाउसिंग 3% के आसपास के एनआईएम, PNB हाउसिंग 4% के आसपास के एनआईएम, कैनफिन होम्स 3.5% के एनआईएम। हालांकि एप्टस वैल्यू के एनआईएम ज़्यादा है, शायद इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए बाजार भी इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर रख रहा है। बजाज फाइनेंस ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सबसे कम। LIC हाउसिंग फाइनेंस 3-3.5% का ग्रॉस एनपीए, 1.5% के आसपास का नेट एनपीए। PNB हाउसिंग 1.5% के आसपास से ग्रॉस एनपीए, 1% के आसपास का नेट एनपीए। कैनफिन होम करीब 1% का ग्रॉस एनपीए और रफली 0.5% का नेट एनपीए। और एप्टस वैल्यू जहां पर हायर मार्जिन है तो ऑब्वियसली बात है हायर इनके एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा एक ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर बड़ा रहेगा। इनकी क्रेडिट रेटिंग वाइज बजाज हाउसिंग AAA, LIC हाउसिंग AAA, कैनफिन होम AAA, PNB हाउसिंग AA+, आधार हाउसिंग AA और एप्टस वैल्यू AA-। यहाँ पर एक और नंबर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपने देखा। और अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन की समरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3.19 प्राइस टू बुक के नंबर पर भी कामकाज कर रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब 2.2, PNB हाउसिंग फाइनेंस करीब 1.5 और कैनफिन होम रफली 2.5 के आसपास, एप्टस वैल्यू रफली 4.5 के आसपास। शायद इसीलिए LIC और हाउसिंग फाइनेंस में हाल फिलहाल में एक वैल्यू कैचअप है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का एक नंबर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल इस तरह की फाइनेंशियल नंबर से सिचुएशन है। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ता है। मॉर्गन स्टैनली ने प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों पर एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है रिपोर्ट में, बता रहे हैं यतीन मोता। मॉर्गन स्टैनली की जो आज बड़ी रिपोर्ट आई है बैंकिंग पे, यहाँ इनका प्रेफरेंस क्लियरली बड़ी लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे है। उन्होंने स्मॉल कैप और छोटी बैंकों में टारगेट काटे हैं, PSU बैंकों के भी टारगेट काटे हैं और क्लियर एक प्रेफरेंस जो है प्राइवेट बैंकों की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है कि मिड साइज प्राइवेट बैंक में भी स्ट्रक्चरली चैलेंजिंग है इस पर्टिकुलर साइकिल में, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। और सरकारी बैंक्स की जो अगर तुलना की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस करंट ग्रोथ सिनेरियो सामने आता है, जिसके कारण उनका प्रेफरेंस क्लियरली प्राइवेट बैंक की तरफ दिखाई पड़ रहा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक इनके टॉप पिक रहे हैं। छोटे बहुत मार्जिनल टारगेट कट किए हैं, लेकिन अगर हम बात करें उन्होंने एक डाउनग्रेड किया है आपका प्राइवेट बैंक्स का, खास करके फेडरल बैंक में टारगेट 185 कर दिया है जो पहले 200 था। अगर हम RBL की बैंक की बात करें तो टारगेट प्राइस 50 रुपए से काट के
अब 210 रुपये कर दिया है। PSU बैंक की बात करें तो SBI पे भी इन्होंने टारगेट काटा है, नया टारगेट अब 800 रुपये है। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक जैसे कंपनीज पे टारगेट भी काटे हैं और रेटिंग भी अब अंडरवेट कर दी है। रेमंड में डीमर्जर हुई रेमंड लाइफस्टाइल की कल लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग से पहले कंपनी के CEO सुनील कटारिया ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा कि कंपनी नए स्टोर और गल्फ देशों में कारोबार बढ़ाने पर फोकस करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस साल शादियों का सीजन बेहतर रहने से इनकम ग्रोथ डबल डिजिट रह सकती है। सुनील कटारिया से खास बातचीत की कंचन नौटियाल ने। फेस्टिव सीजन से किस तरीके की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग उम्मीद है क्योंकि सी वी आर अ वेडिंग लिंक ब्रांड, जैसे मैंने बोला इंडिया के सबसे डोमिनेंट वेडिंग इंडेक्स ब्रांड हैं हम। और इस बार पहले एक यूनिक ऐसा केस हुआ कि फर्स्ट हाफ वेडिंग सीजन बिल्कुल ही ब्लैंक गया था, बिकॉज इस बार वेडिंग डेट्स नहीं है। अब इंडिया में शादियां तो डेट्स के हिसाब से होते हैं, बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट बीइंग एस्ट्रोलॉजी एंड राइट ऑस्पिशियस डेट्स एंड राइटली सो आल्सो। सो इस बार वो डेट्स की कमी थी और वो सारा बैकलॉग जो है वो अब सेकेंड हाफ में आ रहा है। इंडिया इन गोइंग टू सी 15 नवंबर के आसपास से अगले 6 महीने तक करीबन 45 से प्लस वेडिंग डेट्स हैं इंडिया में, विच अगेन इज़ अ वेरी बिग बैंग ऑफ डेट्स विच इज़ इमर्जिंग। तो हमारी उम्मीद ये है कि जितना भी बैकलॉग जो पहले पार्ट ऑफ द ईयर में हमारा मिस हुआ है वो विल मोर देन मेक अप इन द सेकेंड हाफ एंड दिस विल बिकम अ वेरी बम्पर वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन फॉर अस। तो इस फेस्टिव सीजन से कितने रेवेन्यू की उम्मीद? स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रेवेन्यूज करेंगे हम। PMO इस हफ्ते फेम 3 पॉलिसी पर अहम बैठक करने जा रहा है। स्वैपेबल बैटरी को लेकर बड़ा फैसला भी हो सकता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, फाइनली ये जो पूरी पॉलिसी है ये PMO के टेबल पे आ चुकी है और इसलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस फेम 3 पॉलिसी के लिए। इस सप्ताह PMO एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है और कुछ क्वेरीज की थी पूरी पॉलिसी को लेकर, जिसपे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया है। पिछले कुछ दिनों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी है, कई सारे सुझाव दिए हैं, उन सभी पे चर्चा हुई होगी। जो मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट हैं जिन पर जो एजेंडा में रखे गए हैं। पहले तो जो इंसेंटिव्स और क्लेम्स हैं उनको कैसे आसान बनाया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। दूसरी, स्वैपेबल बैटरी को शामिल करना है या नहीं करना है, उस पर चर्चा हो सकती है। और फेम 2 में हमने देखा था कि बहुत सारे कुछ लूप होल्स थे, कुछ गड़बड़ियां आई थी, तो एक फेल सेफ मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और इन पे कुछ मामूली बदलाव किया जा सकता है। जो मौजूदा ड्राफ्ट है ये उसके आधार पर, और इस पे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से पूरा एक सजेशन मांगा गया है। कई सारे इंडस्ट्री के साथ मीटिंग्स हो रही थी और अभी तक जो हमें सूत्र बता रहे हैं, फेम 3 पॉलिसी लगभग उसी लाइन पे रहेगी जैसी जो मौजूदा EMPS पॉलिसी है। टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगे, उसी की कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन कुछ बदलाव रहेंगे। एक नई कैटेगरी लाई जाएगी जो कि न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की होगी, जिसमें चाहे वो ई-ट्रक्स हो, ई-ट्रैक्टर्स हो, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ई-बसेस को लेकर काफ़ी जो 9 बड़े महानगर हैं उनके लिए एक बड़ी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है और फास्ट चार्जिंग पे खास फोकस रहने वाला है। तो थोड़े बहुत बदलाव होंगे, लेकिन मोर और लेस 2 साल के लिए पॉलिसी रहेगी और वो जो मौजूदा EMPS पॉलिसी है उसी की लाइन पे हम आगे देखेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि फाइनली जो हाईएस्ट ऑफिस है वहां तक ये पहुंच चुका है और इसके बाद अगर मंजूरी मिलती है तो सीधा कैबिनेट में जाएगा। हैवेल्स ने आज मेरिटेंट एयर प्यूरीफायर्स रेंज में 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं और कंपनी के मुताबिक इसमें मौजूदा HEPA 14 फिल्टर 99.98% तक वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा करके आपको शुद्ध हवा देता है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए दोनों की ज़रूरत के हिसाब से एयर प्यूरीफायर्स मौजूद हैं। स्टूडियो मेरिटेंट AP 400 की कीमत 41,999 और AP 250 की कीमत 21,999 रुपये है। Launching Havells Studio is called 250, which is for residential purposes, and the beautiful technology that is built in this is a spacecraft technology, जो space aircraft में use होती है, and the beautiful design which is there, generally जो हम कहते हैं मृदंगा style, so that is something ethnicity which is meeting the modernization that has been built in with many smart features also like geofencing. और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा की चुनावी कुश्ती में उतरेंगे? आज दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है। कांग्रेस की चुनाव समिति ने हरियाणा के लिए 34 उम्मीदवारों की सूची फाइनल भी कर ली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के प्रयास भी चल रहे हैं। इस बीच हरियाणा के पार्टी इंचार्ज दीपक बावरिया ने कहा कि जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। विनेश और बजरंग की उम्मीदवारी की अटकलों को भी उन्होंने खारिज नहीं किया। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज जम्मू कश्मीर के रामबन से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। बेहद आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर में एलजी के शासन पर हमला किया। राहुल ने कहा कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और प्रधानमंत्री के तेवर बदल चुके हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करेगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की स्थिति काफी अच्छी है, ऐसा कहना है टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह का। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बाद दुनिया अब भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ देख रही है और निवेशकों के लिए भारत की स्थिति बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से कहीं बेहतर है। उस समय भी मैंने कहा था, ना मुझे वियतनाम से चैलेंज है, न बांग्लादेश से चैलेंज है, क्योंकि टेक्सटाइल लेबर बेस इंडस्ट्री है, हम सबसे ज्यादा ऊपर हैं। और अब तो बांग्लादेश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है, भगवान न करे कि उस हाथ में जाए, अगर चला गया तो पाकिस्तान को वो बीट कर देगा, तो जाने वाला सोचेगा। भारत में टेक्सटाइल के लिए हर तरह का इकोसिस्टम मौजूद है। अगले साल होने वाला टेक्सटाइल एक्सपो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, ये कहना है टेक्सटाइल सेक्रेटरी रंजना शाह का, जिनसे बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। भारत टेक पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। भारत टेक 2025 की तैयारियां हो रही है। मैम, पिछली बार रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था, इस बार क्या नया और कितने बड़े स्केल पे हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं? इस साल हमारी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि इस साल का जो भारत टेक्स इवेंट होगा वो उससे भी ज़्यादा बड़ा और बेहतर होगा। कई सारे ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स थे जो पिछले भारत टेक्स में हमें मिले, उनको हम फर्दर बिल्ड करना चाहते हैं और उनको और मोमेंटम प्रदान करना चाहते हैं। पिछली बार जब हम कवर कर रहे थे तो एक बात हुई थी कि जो PLI स्कीम है आपकी, उसका दायरा बढ़ाने की बात हो रही थी कि बाकी जो टेक्सटाइल में बाकी जो है उनको भी शामिल किया जाए। कब तक हम कुछ कॉन्क्रीट इसमें उम्मीद करें, इसमें आगे अगले भारत टेक में हम उम्मीद करें कि कब तक कुछ कॉन्क्रीट पॉलिसी लेवल पे होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम PLI एक ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हमने सनराइज सेक्टर्स को उसमें फोकस किया है, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर, फैब्रिक और एपेरल। और इन सब सेक्टर्स में न कि सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसीलिए इनको PLI स्कीम में लिया गया था। इसके अलावा PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्कीम है, जिसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 1000 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र वाले पार्क हैं, ये डेवलप हो रहे हैं। तो इनका भी इसमें सारा का सारा टेक्सटाइल वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड तरीके से इन मित्रा पार्क्स में आएगी। डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर केंद्र काफ़ी सख्त है। मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है। 10 सितंबर तक सभी राज्यों को एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करानी है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में सीबीआई की जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को नहीं सुना। साथ ही संदीप घोष ने अपने खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की याचिका पर अब 6 सितंबर को सुनवाई करेगा। इधर इस मामले में और तूल पकड़ता जा रहा है। आज कोलकाता के में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेप और मर्डर के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बंगाल स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। काउंसिल ने संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। कल ममता सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप अपराजिता बिल पास कराया है। क्या ये कानून कोलकाता रेप मर्डर केस का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है या फिर कानून में वाकई दम है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।